नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं एक पेनी स्टॉक से, जो कि कहते हैं कि बुक वैल्यू से भी काफ़ी छोटा है। और स्टॉक की रिएक्शंस देखेंगे तो कई बार अंदाजा नहीं लग पाता है कि आखिर स्टॉक में रिएक्शंस किस वजह से है, कैसे काम करता है। क्योंकि मार्केट कैप केवल और केवल 12 करोड़ का है। ये देखने के बाद लगता है जो मार्केट को एक वर्ड मेरे मन से निकलता है, उसका नाम है कैप्चर। कैप्चर करने का दिल करता है। और ये मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट को मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट को कैप्चर करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। 12-13 करोड़ का भी मार्केट कैप है, जहां पे नंबर ऑफ शेयर कम नहीं है। नंबर ऑफ शेयर करीब 22 करोड़ का इशूड है, जबकि स्टॉक में प्राइस ही थोड़ा सा कम है। आखिर क्यों है, इसके पीछे कुछ जानेंगे। और क्या ये जो छोटी सी प्राइस है, ये क्या ऊपरी सतह को टच कर पाएगी, और ये क्या एक लंबी उछाल लगा सकती है। तो क्या इसके पीछे बिजनेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और कंपनी की एक्टिविटीज क्या कहती है, उस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, जहाँ पे बुक वैल्यू की बात कहती है करीब 1 रुपये 75 पैसे का, जबकि फेस वैल्यू से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करती है बुक वैल्यू में। जहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू केबल और केबल 0.31 टाइम्स ही बढ़ा है। इंटरेंसिक वैल्यू नियर अबाउट 75 पैसे से भी कम आकलन किया गया है। अब आते हैं स्टॉक में बिहेव को लेकर के, जहां पे स्टॉक की पी के बारे में कहा जाता है कि स्टॉक का पी छोटा होगा तो अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे छोटा की बात में तो छोटा ही है। क्या छोटा है? अर्निंग पर शेयर कहता है करीब 4 पैसे का। अर्थात समझ में ही आती है कि यहाँ से कितना का 4% की अर्निंग करती है फेस वैल्यू के बेसिस पे। मैं फेस वैल्यू से क्यों आकलन करता हूँ? अब कई बार से सवाल हो सकते हैं कि मैं बुक वैल्यू से क्यों आकलन नहीं करता हूँ। इसमें एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। तो फेस वैल्यू का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या कहता है, बुक वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या करता है, और उसको आपस में किस प्राइस से किसको कंपेयर करना चाहिए, और वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। और इसको कहाँ से किस एंगल से इसको कंपेयर करना चाहते हैं या फिर लर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि फेस वैल्यू से हम हमेशा लेते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू से इसलिए लेने का कारण होता है कि फेस वैल्यू ही कंपनी का मेन कैपिटल्स मानी जाती है। क्योंकि इसी से नंबर ऑफ शेयर को करेंगे तो मार्केट की इनकी जो कैपिटल क्लॉज होगी, कैपिटल क्लॉज में यही वैल्यूएशंस निकल के आती है। इसीलिए चलिए, यहाँ पे 4 पैसे की क्या हुआ, 4% की अर्निंग होती है। इस 4% की अर्निंग के पीछे 14 गुने की मेला लगी हुई है। मतलब एक चीज को खरीदने के लिए 14 लोग खड़े हैं। इसको मतलब इसकी क्वालिटी हो गई। अब आते हैं डेट टू इक्विटी। अब ये और ये, इन दोनों को हम आपस में एक ही बार लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ईपीएस, वो पीएल का पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या होता है, एक बुक्ड किया जाता है। जब किसी चीज को बुक्ड किया जाए, उसके पीछे जो बैकग्राउंड्स है वो हमें कहाँ मिलेगा पता है। उसके लिए हमें इसके लिए बैलेंस शीट को जानना पड़ेगा। इस बैलेंस शीट की फिगर को हम दो फिगर को लेते हैं। एक तो है ये बोरोइंग्स को लेकर के, जिसमें क्या करते हैं हम इंटरेस्ट को देखते हैं, है तो नहीं है तो। क्योंकि ये पीएल में क्या करता है, दबाव बनाता है कम करने को लेकर के। और ये वो पार्ट है जहां पे उधार सेल्स की बात किया जाता है। और उधार सेल्स में आखिर रिस्क क्या कहता है, इस पे हम सोचने की प्रयास करें। इसीलिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया है जिसका नाम है R2R की। चाहे रिस्क टू रिकंसलेशन करेंगे, चाहे रिस्क टू रिटर्न की बात करेंगे। चलिए, अब आते हैं स्टॉक को लेकर के, जहां आरओसी के बारे में कहती है नियरली 2%, आरओई की बात करती है नियरली 2% से थोड़ा सा कम है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है। मतलब इस तरह के स्टॉक को मार्केट को ऑपरेट करना काफी आसान होता है। इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ शेयर धारक, स्टॉक धारक भी हैं, शेयर होल्डर जिसको कहते हैं, शेयर धारक भी हैं। और इसको और भी कुछ कह सकते हैं, मार्केट की लगातार चलती व्यवस्था। आइए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे एक चीज देखिए आकलन करने वाली बात है। यदि स्किनर के बेसिस के बेस बात करें, जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यदि स्टॉक की पी कहता है, इंडस्ट्रियल की पी कहता है करीब 38 का, तो ये कहता है 14। अर्थात समझ में ही आती कि नियरली 2.5 गुना से ज्यादा तो जंप कर सकती है। और 2.5 गुना जंप किया तो कहाँ पे जाएगी नियरली, एक करीब करीब कह सकते हैं जो 125, अर्थात 1.25 पैसे तक जा सकता है। क्या पॉसिबल है ऐसा जाने के लिए?
इसके लिए हम रिस्क फैक्टर को जरा, क्योंकि ये पार्ट्स जो है ना काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों आप यदि ये चाहते हो, मेरे चैनल पे नए हो और आप इसको केवल ये चाहते हो कि मैं आपको टिप्स दे के निकल जाऊं, ये स्टॉक क्या है, कैसे है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप आपके लिए धन्यवाद है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कोई टिप्स देने नहीं आए हैं। हम इस पॉइंट आउट को समझने के लिए आए हैं जो कंपनी के बिजनेस क्या कहती है और कंपनी के बिजनेस के मॉडल पे स्टॉक में जो परफॉर्मेंस है वो क्या कहता है, और इसमें निवेशक जो बैठे हुए हैं उनके लिए अवेयरनेस के बाद क्या क्या। आइए जानते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी के वाली कंप्लीट डिटेल की बात करने वाले हैं। चलिए, जहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस से इसको कंपेयर किया जा रहा है, लगता है कि बिल्कुल ही गलत है, हम इसको छोड़ते हैं, सीधे सीधे चलते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की। वैसे यहाँ पे एक चीज को कंपेयर किया जा सकता है कि भीड़ को लेकर के, आखिर किस स्टॉक में अर्निंग के बेसिस पे कितनी भीड़ बनती है। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा यदि किसी कंपनी में भीड़ है तो उसका नाम है होनासा कंज्यूमर के अंदर, जिसपे हमारे साथ ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप इसको जाकर के डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। आइए रिजल्ट की तरफ जानते हैं क्या क्या है। तो रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो कंपनी के पास सेल्स बेसिस में कहती है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, जो जून टू जून में किस पे गिरावट आ गई, पिछले पीरियड से इसमें जंप आ गई। यदि इसको इस पार्ट को देखें तो भी पार्ट्स क्या कहती है, यहाँ पे गिरावट का संकेत काफी ज्यादा हो गया। प्रॉफिट जब 15 लाख का बुक किया था 19 लाख का बुक कर लेता है, क्योंकि कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, कहती है हाँ बिल्कुल है, 25 लाख का अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर इनकम आती है। अब किस चीज से आती है ये तो जानना जरूरी है कि अदर इनकम सोर्स क्या है। कुछ ऐसा दिया होगा तो शायद हम इसको जान लेते हैं अदर सोर्स ऑफ बिजनेस को लेकर। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कहती, कोई इंटरेस्ट की पार्ट नहीं है, केवल अदर सोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं। अब आते हैं जो 19 लाख का प्रॉफिट बुक किया और पिछले पीरियड से सेम था, और पिछले से पिछले पीरियड से मतलब वाई वाई के बेसिस पे एक जंप किया, उसका क्या कारण है और नंबर ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे क्या है। तो यहाँ पे देखने को मिली रिवेन्यू सोर्स में करीब 43% की गिरावट, ऑपरेटिंग इनकम 23% की जंप करती है, जिसके बावजूद नेट इनकम 22% बढ़ के और नेट प्रॉफिट मार्जिन 115% से ज्यादा उछल जाती। चलिए, ये तो था डेटाबेस जो कि बुक किया गया था। अब इस बुक के पीछे एक नजर डालते हैं हम बैलेंस शीट फिगर को, लेकिन जहां पे हम पहले एक ईयर और ईयरली बेसिस पर भी आकलन कर लेते हैं, तो आखिर इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस का आकलन क्या है। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें तो क्या हुआ, गिरावट। कंपनी कई दफा देखने को मिलती है कि सो रही है, तो मैनेजमेंट सोती रहती, 22 में सो रही थी, 21 में अच्छा खासा नुकसान लगा चुका था, 20 में सो रही थी, 20 मान लेते हैं, 20 में कुछ कोविड भी नहीं आया था, 20 में लास्ट में कोविड आया, इसके बाद सो रही थी, यहाँ तब यहाँ स्टार्ट करती है, कभी सो जाती है, पूरे साल दर साल कोई कारोबार ही नहीं होती है, फैक्ट्री बन रहा है, क्या है नहीं क्या, ये एक्सपेंसेस पार्ट में क्या कहती है, एक्सपेंसेस भी गिरती हुई नजर आती है, ये हमें समझ नहीं आता कई दफा। आखिर प्रॉफिट भी नेगेटिव, एक्सपेंसेस भी नेगेटिव। भाई एक्सपेंसेस क्या आपको वापस दे रही है क्या, एम्प्लॉय आपको पैसा, एम्प्लॉयर पैसा आपको वापस दे रही है क्या, पता नहीं। ये मान सकते हैं कि इन्होंने रिटर्न किया हो, सेल्स रिटर्न आ गया, ज्यादा आ गया, जो कि पिछले बार इन्होंने सेल आउट किया होगा। अब सेल आउट की बात कहाँ करती है, सेल आउट इन्होंने किया था 2018 के अंदर, और इनका रिटर्न की बात करें तो सेम फिगर कहती है यहाँ पे 1,15,00,000 का। चलिए, हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। प्रॉफिट के आकलन तरफ देखें तो इसके बारे में कहती है जो करीब करीब 86 लाख का है, जबकि ये कहता है करीब 76 का, जबकि ये यहाँ पे कहता है निगेटिव। मतलब एक निगेटिव से पॉजिटिव तो बनाया, लेकिन पहले भी बनाया था, अभी नहीं था, आज भी बनाया है। इससे पहले भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार कई दफा बनाया, लेकिन उसके बाद कई गुना से उन्होंने अंडरग्राउंड हो जाती है। चलिए, जिसके बेसिस पे हमने ये देखा, अब इसके बुक वाली सिचुएशन को जानेंगे
आखिर जो उन्होंने बुक किया अर्थात सेल्स को कहाँ पे सेल्स किया, वो जानने के लिए हमें रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है और बैलेंस शीट की फिगर को जानना। आइए बैलेंस शीट की फिगर को जाने, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट्स होता है बोरोइंग को लेकर के। तो कुछ भी नहीं है, डेट्स फ्री है। क्या अब डेट्स फ्री है तो क्या कुछ उनके पास संपत्ति वगैरह कुछ बना रखा है कंपनी का? तो संपत्ति के मामले की बात करते हैं, जो एसेट्स कुछ है नहीं। इन्वेस्टमेंट इनकी अच्छी तगड़ी है। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, जिसके बेसिस पे उनको अदर साइड ऑफ जो इनकम आती है ना, शायद वही देखने को पड़ती है। चलिए इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ और बात करते हैं। इन्वेंट्रीज की बात कुछ भी है नहीं, कंपनी में कुछ कारोबार है नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करीब 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 कह सकते हैं 84 लाख के आसपास की है। अब ये सोचने वाली बात है, 84 लाख का इनका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। वो कहता है कि 2 महीने में पैसे आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जो 2 महीने में पैसे आएंगे तो सेल्स कितना क्या, तो सेल्स के बेसिस पे कह सकते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बेसिस पे कह सकते हैं जो जो 76 लाख का था उसमें 84 लाख का अभी भी मार्केट में इनका जो प्रॉफिट है वो सब के सब एब्जॉर्बेड है इसके अंदर। उसके बावजूद भी इनका थोड़ा सा रिस्क बना हुआ नजर आता है। अब आते हैं कुछ अलग हिस्टोरिकल डेटा की तरफ। क्या इसके बारे में कहती है, जो इसका सेल्स जो था वो सेल्स में कोई भी ऐसा मोमेंटल देखने को नजर नहीं आया, जबकि प्रॉफिट के बारे में कहती है कि प्रॉफिट तो बढ़ती नजर आती है। कैसे पता है? क्योंकि इसमें इनका ये नहीं बढ़ रहा है, इनका जो अदर साइड ऑफ इनकम था, अदर साइड ऑफ इनकम पे इन ये प्रॉफिट बढ़। इसके अलावा की बात करें तो स्टॉक की प्राइस सीजीआर में पिछले कुछ महीने से स्टॉक एक साल से अच्छी खासी जंप किया है। रिटर्न इक्विटी की बात तो बिल्कुल ही नहीं करती, साइलेंट बैठी नजर आती है। आइए इसी चीज को हम इन्वेस्टर की तरफ देखेंगे और एक नजर डालते हैं सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या है। सेंटिमेंटल में फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था 13 अगस्त के बाद। चार्ट की तरफ देखिए तो चार्ट में क्या नजर आता है, चार्ट में ये नजर आता है यहाँ वॉल्यूम एक अच्छी तगड़ी जंप किया। तगड़ी जंप करने के बाद मार्केट ने दोबारा क्या किया, अपॉर्चुनिटी बनाई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा जंप किया, लेकिन वॉल्यूम नहीं आई। वॉल्यूम आधा लेकिन मार्केट कई गुना ज्यादा। फिर सिलसिला चालू होता है, फिर बीच में 3-4 महीना 4 महीना 3-4 महीना क्या होता है, सोता रहता है। फिर एक नई स्ट्रेटजी आती है और नई स्ट्रेटजी के साथ दोबारा मार्केट में रैली आती है और रैली के साथ ही मार्केट पिट जाती है। पिटने के बाद पता है क्या होती है, अपने अपने बॉटम से भी नीचे गिर जाती है, अपने बॉटम से भी नीचे गिर जाती है। जो कि इसका आकलन करके देखिए या इसका, अब इसका लास्ट सपोर्ट बचा हुआ इस लेवल के आसपास, जिस प्राइस के आसपास कई दिनों तक ये स्टॉक रही है, यही इसका फिलहाल सपोर्ट नजर आता है। अब इसको कहते क्या, आखिर होता क्या, ये इसको टेक्निकल भाषा में अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करके देखा जा सकता है। मैं केवल और केवल ये देखता हूँ इनका ट्रेंड किस वेव से चल रहा है, ट्रेंड को देखना। और ट्रेंड वो दर्शाता है जो वॉल्यूम मार्केट में दिखाता है, यही इसका ट्रेंड को दर्शाता है। ट्रेंड जानना हो तो वॉल्यूम को जानना जरूरी है। आखिर वॉल्यूम मार्केट में आ रही है तो किस पर्पज से आ रही है, क्या खरीदने के लिए आ रही है, बेचने के लिए आ रही है? देखिए खरीद बिक्री तो चलना ही है, क्योंकि एक बेचेगा तो एक खरीदेगा, एक बैठा है खरीदने के लिए। आइए इन्वेस्टर की तरफ देखेंगे, उससे पहले एक नजर डालते हैं जहां पे लगातार देखिए अपर सर्किट टच करती है, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट डबल पे, और ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एंगल्स होते रहते मार्केट में, जहां पे वॉल्यूम बड़ा मार्केट की ट्रेंड को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, यदि हम कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो कंपनी का कोई भी ऐसा अपडेट 2022 के बाद नहीं था। 22 में कंपनी ने बोनस इशू दिया था, एक के बदले एक शेयर का। उस टाइम तक कंपनी कुछ अच्छी कर रही थी, उससे पहले कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर लिया था। आते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए, आखिर इसमें जो मार्केट में इनके सेगमेंट वाइज भी कुछ कहती है इनको रिटर्न को लेकर के, आखिर कारोबार जो करती है वो क्या करती है।
ऐसा कोई भी अपडेट देखने को नजर नहीं आई जून तक के डेटा बेसिस में। आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के, जहां इन्वेस्टर की तादाद जून तक के डेटा बेसिस में कहती है जो नियरली लगातार बढ़ी है, करीब करीब कह सकते हैं 10-10% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे देखिए किसी जमाने में करीब 2200 के आसपास के लोग थे 2021 के अंदर। जैसे ही कि लोगों की तादाद बढ़ी, आज ये 20,000 के आसपास की तादाद है। मार्केट 20,000 के पीछे तो कुछ ना कुछ बड़ी मूवमेंट हुई होगी। यहाँ पे देखने को मिलती कि 29 अगस्त को भी इसमें एक क्या हुई, बल्क डील हुई। एक ने बल्क डील के अंदर सेल आउट किया। अब ये सेल आउट किया था, बाय नहीं था, अर्थात ये क्या पुराने खिलाड़ी हैं क्या, उन्होंने पुरानी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं? ऐसा तो नहीं था। जिन्होंने अपनी पुरानी पोजीशंस लेकर के बैठे हुए 13 लाख शेयर का, और 13 लाख शेयर एक ही दिन में उन्होंने बिकवाली के लिए छोड़ने वाले हैं। इसके लिए एक नज़र डालिए, हम डालते हैं। नाम है इसका सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी के हिसाब से देखने को मिलती है इन्होंने एक यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर को बाई, 4 लाख बाई करते हैं, 12 लाख सेल करते हैं। सुरेंद्र जी की तरफ देखें और नजर डाल के, सुरेंद्र जी कहीं और भी अवेलेबल है। अर्थात समझ में ये आ रही है क्या ये अपनी पोजीशंस को क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग मार रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट सेलिंग लगाया, फिर धीरे 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 करके इन्होंने पोजीशन को बढ़ाया होगा। एक ही बार में नहीं, उन्होंने सेल आउट तो एक ही बार में लगा दिया बल्क ट्रेल में, लेकिन खरीदने के टाइम में थोड़ा 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 करके फिर से उन्होंने अपनी पोजीशन को भर लिया होगा। इसके अलावा एक ही नहीं, एक और महानुभाव थे जिन्होंने बेचा था। इनका भी करीब करीब 12-13 लाख शेयर था 55 के रेट पे। तो क्या अभी के टाइम में रेट क्या है? अभी नियर अबाउट द 55 से 54 पैसा। चार्ट लगातार गिरता है, तो वॉल्यूम जो आया यहाँ पे वो यही संकेत दिया जो वहां पर उन्होंने बेचने के पर्पज से आए, और जब बेचने के पर्पज से आए तो फिर धीरे धीरे हो सकता है पोजीशन को दोबारा डेवलप करेंगे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग दिखाया है। या कुछ पुराने होंगे, उनके पास बहुत सारे होल्डिंग होंगे जो उनको बेच रहे हैं। इसका भी एक नजर डालते हैं। सुरेंद्र जी नाम था इनका। तो सुरेंद्र जी के पास कभी किसी समय में कुछ होल्डिंग थी जून तक के डेटाबेस। यहाँ तो ऐसा नाम निकल के नहीं आता जिनके पास कुछ होल्डिंग हो। एक इनके पास, सुरेंद्र जी के पास कोई होल्डिंग देखने को नजर नहीं आती है। अर्थात ये बल्क डील में ही लेते हैं और बेचते रहते हैं। तो ये था, एक नए सिलसिला था इस स्टॉक को लेकर के, जहां लगातार बढ़े। अब आते हैं रिस्क टू रिटर्न में बना। जिन्होंने रिस्क लिया इस स्टॉक में, जब भी लिया होगा, जब भी इस ट्रेड में लिया होगा, उनका सेंटिमेंटल क्या बना, चलिए इसका अवलोकन देखिए क्या करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे रिस्क लिया, उनको लगा कि यहाँ पे एक लंबी उछाल होने वाली है मार्केट में, और रिस्क लिया तो उन्होंने प्रॉफिट बनाई, ऊपर जाकर के बिकवाली भी हुआ होगा सेंटिमेंटल के बेसिस पे, और दोबारा इसमें खरीदारी का मौका भी मिला। अब जिन लोगों ने मानते हैं यहाँ पे उन्होंने खरीदारी किया उस पर्पस को लेकर के, अच्छा मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बढ़ सकता, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसको डिप दे दिया। और डिप की वजह से सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक परसेंटेज को देखेंगे तो शायद परसेंटेज क्या कहती है पता है, परसेंटेज कहती है नियरली, जो इस टाइम पे प्राइस थी 90 पैसे के आसपास, वो 54, मतलब आधा हो गया पैसा, पैसे आधे ही वैल्यू का हो गया। अब आते हैं इसके एनालिसिस पार्ट को लेकर के, जहाँ पे कंपनी दिखाती है हमेशा डेट्स फ्री है, बुक वैल्यू से कम का कंसीडर किया जाता है, रिटर्न कुछ बात करती नहीं है। और रिस्क टू रिटर्न में देखा गया इस कंपनी को लेकर के, यदि हम देखें तो परसेंटेज की बात करें तो ये कहती है कि परसेंटेज इनका लगातार सिलसिला बढ़ा है। बैलेंस शीट की तरफ देखें तो बैलेंस शीट के बारे में कहती है जो इनके पास कैश वाले पार्ट्स घटा है, और बाकी सारी चीज में भी क्या निकला है, डिक्रीज देखने को मिला है। और एज ऑन टाइम फ्रेम स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में कहती है रिस्क टू रिटर्न पे, कि पिछले एक महीने में स्टॉक ने 16% की गिरावट दर्ज की, ऐसे ही 6 महीने में 15%, और एक साल में करीब 27% की ग्रोथ दिया।
और स्पेकुलेटली 5 साल के डेटा की बात करें तो यहाँ पे 3%। अब मार्केट पता है यहाँ पे लोग आए क्यों? ऐसा देखने को लगती है कि ये पुराने अपने जो रिकॉर्ड था ना, उसको यहाँ पे ये समझ में आती है ये अपने पुराने रिकॉर्ड को क्या ब्रेकआउट करने वाले हैं। देखिए, तो सिंपल से लाइन लिया, क्या ब्रेकआउट करने वाले थे? तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने वाले थे क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ। इससे पहले भी एक ब्रेकआउट था, इससे पहले भी ब्रेकआउट देखने को मिली थी, लेकिन उस सबको टच करके दोबारा क्या हुआ, अपने इस बॉटम के आसपास खड़ी हुई, जो इनके पास हमेशा यही चीज। हमने जाना इस स्टॉक को जिसका नाम था सन आनंद कॉमर्शियल्स लिमिटेड, जिनकी वेबसाइट्स की तरफ देखें तो वेबसाइट्स इसका ओपन नहीं होता, जो वेबसाइट्स स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अर्थात कंपनी की कोई वेबसाइट्स नहीं है। कंपनी करती क्या है? इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बात करती है, एक लिमिटेड कंपनी की बात करती है, या कंपनी कामकाज की। तो कंपनी में देखने को ये मिली, जो कंपनी एक क्या है, एक होलसेल ऑफ गुड्स का कामकाज करती थी, एक होलसेलर थी, और होलसेलर का ये हमने बुक्स को देखा। उस बुक्स के बेसिस पे उसकी हमने स्टॉक मार्केट की रिएक्शन को देखा, और एक तरह से समझने का प्रयास किया ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी को। और पेनी स्टॉक की कैटेगरी में जिसका बेस वैल्यू, जिनका जो बुक वैल्यू से काफी अंदर वैल्यूड रहा है, उसके बारे में चर्चा। दोस्तों, कोई टिप्स, रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं था हमारी तरफ से, क्योंकि पैसा आपका है, पैसे पे आपका राज करना है। आपके सामने कोई आपके पैसे लेके चला जाए तो शायद वो उसके लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए।